Assalamu alaikum dear students, this is Sir Naseem Zulfikar and today I am going to solve the PMC chemistry sample test paper number 1। तो इससे पहले मैंने तीन टाइम टेस्ट पेपर नंबर 2, 3 और 4 जो है वो सॉल्व करवा कर अपलोड कर दिया है और आपको मेरे सैम्पल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में वो दिखेगा। और आज जो है वो फर्स्ट जो पेपर है सैम्पल पेपर का पहला पेपर जो था केमिस्ट्री का वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। वैसे तो ये जो फर्स्ट पेपर था इसमें उन्होंने करेक्ट आंसर मार्कअप करके दिए हुए थे पीएमसी वालों ने, तो बस मैं इसकी डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ कि इसका करेक्ट आंसर ये क्यों है, ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट सेंटर ज्वाइन नहीं किया है और वो ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से उनकी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट 56 एमसीक्यूज़ टोटल इसके अंदर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एमडी कैट में इस ईयर 56 एमसीक्यूज़ हैं वो आएंगे और एमडी कैट पेपर बहुत करीब है, 30 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। सितंबर में डिफरेंट डेट्स आई हुई हैं स्टूडेंट्स की। तो बस अभी थोड़ा सा ये है कि डेली बेसिस पर जो है मैं वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर रहा हूँ अबाउट द एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है द टर्म विच शोज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज डैश। तो ये क्या कहलाता है कि वो टर्म जो शो करता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो वो चैप्टर 1 से ये एमसीक्यूज लिया गया है। सेकंड है इन द रिएक्शन ऑफ बर्निंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएजेंट प्रेजेंट इन एक्सेस। तो ये भी चैप्टर 1 से हमारे पास लिया गया है कि जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टन करते हैं तो कौन सी चीज़ हमारे पास एक्सेस में होती है, बड़ी तादाद में होती है। तो ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस में होती है बिकॉज हम उसको जो है वो एटमॉस्फेयर से ले रहे होते हैं। थर्ड है इफ़ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन वुड बी डैश। ये चैप्टर 3 से लिया गया एमसीक्यूज़ कि ये और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का टॉपिक है। तो अगर कहते हैं कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी अगर ज़ीरो हो जाए तो पोजीशन में कितनी होगी, तो जब मोमेंटम में ज़ीरो हो जाएगी तो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं तो कि इस चीज़ के बारे में हमें पता है यहाँ पर कि अगर एक चीज़ के बारे में आप कम्प्लीटली अनसर्टेन हो जाएंगे तो दूसरी चीज़ के बारे में कम्प्लीटली सर्टेन होना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मोमेंटम में अगर अनसर्टेनिटी ज़ीरो हो गई कि आप कि मोमेंटम अगर आपने परफेक्टली अगर मालूम कर लिया किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो फिर अब उसकी पोजीशन आप नहीं मालूम कर सकते, वो इनफाइनाइट उसकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी। फोर्थ है इन द डिस्चार्ज टू पॉजिटिव रेस मूव इन विच डायरेक्शन। ये भी चैप्टर 3 से स्ट्रक्चर ऑफ एटम से फर्स्ट ईयर के कि डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव रेस किस डायरेक्शन पे मूव करते हैं। तो वो निकलते हैं, चूँकि पॉजिटिव रेस है एनोड रेस है, एनोड से निकल कर कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स कैथोड। फिफ्थ है द यूनिट इज़ कॉमनली यूज बाय मेटियोरोलॉजिस्ट। ये इसके फर्दर आगे के टेस्ट पेपर्स में भी मौजूद है और ये हमारा जो है वो सिंध बोर्ड से नहीं है, आउट ऑफ द सिंध बोर्ड है। तो जैसे नॉर्मली तरीका है कि मैं क्रॉस लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो है वो मिली बार जो यूनिट है वो मेटियोरोलॉजिस्ट कैसे कहते हैं, जो माहिर मौसमियात होते हैं उनको जो है वो मेटियोरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो वो मिली बार में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नाप रहे होते हैं। 6 से इफ़ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर वेरिएबल वाइल टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट दिस बिलोंग्स टू। तो ये टेम्परेचर आपको पता है बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बॉयल्स लॉ। ये हमारे पास चैप्टर 2 का एमसीक्यूज़ है। 7th है इफ़ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस फॉर बॉयल्स लॉ वेरिफिकेशन द कर्व ऑब्टेन इज कॉल्ड डैश। तो जो कर्व ऑब्टेन होगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एन आइसोथर्म। उसको आइसोथर्म कहा जाएगा बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये चैप्टर 2 से एमसीक्यूज़ लिया गया है। 8th है ऑल द हैलोजन आर डैश डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तमाम हैलोजेंस जो हैं पोलर तो होते नहीं है वो। ठीक है, रिएक्टिव भी सारे हैलोजेंस नहीं होते हैं बिकॉज आपको पता है कि आयोडीन वगैरह इतने रिएक्टिव नहीं है। नॉन रिएक्टिव भी सारे नहीं होते बिकॉज फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्टिव है। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, नॉन पोलर। नॉन पोलर सारे के सारे होते हैं क्योंकि सेम एटम से मिलकर बनते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होता है जिसकी वजह से तमाम हैलोजेंस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। 9th है सोडियम मेटल शोज मेटेलिक लस्टर इज एक्सप्लेन्ड बाय डैश। सोडियम मेटल का मेटेलिक लस्टर किस वजह से होता है, जो उसका स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस है जिसकी वजह से उसका एक मेटेलिक लस्टर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th है विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड हाई वेपर प्रेशर
ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। गुड कंडक्टिविटी तो जो है वो कंडक्टर भी जो है वो गुड नहीं होते, क्योंकि करंट कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट भी इनकी नहीं होती। हाँ, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व सारे हो जाते हैं, तो ये आयनिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक है। 11th इन क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ मेटल एटम स्पेस ऑक्यूपाइड इज डैश। तो ये भी हमारे जो है वो कराची बोर्ड से नहीं है, पंजाब बोर्ड से, कि जब मेटल एटम्स की क्लोजेस्ट पैकिंग करते हैं तो स्पेस कितना % ऑक्यूपाई हो जाता है एटम से। तो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो 74% जो है वो ये ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट। ये सारे असल में पीडीएफ के अंदर तो है वो पॉइंट करके आया हुआ है, असल में ये सारे परसेंटेज हैं। तो क्लोजेस्ट पैकिंग जब होगी तो एक ह्यूज अमाउंट जो है वो क्या कह लें कि वो एटम से ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद इसमें 74% है, तो याद रख लें। 12 है HCl है, इसके बीच का बॉन्ड शो कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड बताना है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कौन सा है, क्योंकि HCl में आप जानते हैं डायपोल डायपोल फोर्स होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, बिकॉज इसके लिए यहाँ पर क्लोरीन के बजाय फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन इस तरह के कोई मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, तो उसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ताकि आप ज़्यादा क्लियरली आप देख सकें, व्हिच इज़ मच बेटर। 13 है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डायमंड इज डैश। डायमंड के अंदर किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो डायमंड के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज 14 है a reaction with a tendency of occurring in forward and backward reaction simultaneously is termed as dash। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हो तो दिस विल बी रिवर्सिबल रिएक्शन, तो उसको रिवर्सिबल रिएक्शन हम कहेंगे, क्योंकि जो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हमारे पास होता है, दिस इज़ एक्चुअली अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 6 का हमारे पास है फर्स्ट ईयर से। 15 द रेट ऑफ रिएक्शन डैश। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास है रेट ऑफ केमिकल। तो ये चैप्टर 8 से, ठीक है, पिछला 15 भी चैप्टर 8 से था, केमिकल काइनेटिक्स है, ये भी चैप्टर 8 से है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हेल्प इन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्रीज प्रोसेस विच इज़। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से हमें हेल्प मिलती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस को बनाने में, जो कि इकोनॉमिकल होता है, जिससे हम जो है वो अपनी फाइनेंशियली जो है वो देख सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को कि कौन सा रिएक्शन ज़्यादा फिजिबल है और प्रॉफिटेबल है। 17 इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द रेट एट एनी डैश। तो 8 चैप्टर का ये भी एमसीक्यूज है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द रेट एट एनी वन इंस्टेंट। किसी एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो हमारे पास रेट होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। 18th है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज डैश। चैप्टर 8 है ये, सॉरी 8 नहीं है ये, चैप्टर हमारे पास 5 है ये। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होता है? गिवन आउट टू सराउंडिंग, बाहर दिया जाता है, इसमें सराउंडिंग को हीट मिलती है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफ़र होती है। 19 है एनीथिंग अंडर टेस्ट और ऑब्जर्वेशन इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड डैश। ये भी चैप्टर 5 से कि हर वो चीज़ जो किसी लैब में अंडर ऑब्जर्वेशन हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम, उसको हम सिस्टम कहते हैं। 20 हीट इज़ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द डैश। हीट वो एनर्जी है जो फ्लो करती है अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। ये भी चैप्टर 5 से है। 21 है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये चैप्टर 7 से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज 22 है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज डैश। तो चैप्टर 7 है ये भी। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज़ होता है, कम होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो हम उसको कहते हैं रिडक्शन। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन वैसे भी देखें रिड्यूस से निकला, रिड्यूस मतलब होता है कम हो जाना। 23 है वेयर द अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्स द स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू द डिस्टेंस डैश इज रीच। मतलब ये बॉन्डिंग में है, चैप्टर 4 से आ रही है कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट करते रिपल्सिव फोर्सेज से तो कितना डिस्टेंस जो है वो पहुंच जाता है। तो चूँकि अट्रैक्टिव फोर्स जब डोमिनेट करेगी तो एटम्स करीब करीब आ जाएंगे, तो बॉन्ड तो डिस्टेंस कम हो जाएगी उनके बीच में,
तो लीस्ट डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है 75.4 पिकोमीटर। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी बिकॉज ये हमारे सिंध बोर्ड में नहीं है, पंजाब बोर्ड से है ये MCQs। 24 है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच ईच अदर व्हेन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। तो जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो कितने हाइड्रोजन एटम अप्रोच करते हैं आपस में एक दूसरे के लिए, तो 2 करेंगे तभी H2 बनेगा। चैप्टर 4 है ये। 25 इन पीरियोडिक टेबल द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम डैश। तो ये देखिए ये गलत MCQs यहाँ पर है, चूँकि राइट टू लेफ्ट भी डिक्रीज़ हो रहा होता है और साथ में बॉटम नीचे से ऊपर जाते हैं, बॉटम टू टॉप तब भी डिक्रीज़ ही हो रही होती है, सॉरी टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे आ रहा होता है तब भी डिक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, तो दोनों करेक्ट हैं, तो इसलिए गलत MCQs है। 26 से ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड डैश। तो अल्कली मेटल्स क्या थे ग्रुप 1 एलिमेंट्स को। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक इन नेचर। इनमें से नॉन मेटल कौन सा है, तो बोरॉन नॉन मेटल है। बोरॉन असल में क्या है, एक्चुअल में एक मेटलॉइड है, तो एक्चुअल में इट इज़ अ मेटलॉइड। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाइनेज मेटल। इनमें से कौन सा क्वाइनेज एलिमेंट नहीं है, तो इनमें से आयरन जो है वो क्वाइनेज मेटल नहीं है। क्वाइनेज मेटल 1B ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है। 29 है, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनमें से इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन से हैं, लेकिन इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, ये चैप्टर 5 से MCQs है सेकेंड ईयर के। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेनिंग ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ HbCN, यस दिस आर, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेनिंग ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ दीज the compounds in which transition elements are in their highest oxidation state, the compounds of transition element which are not stable। तो यहाँ पर ये सही होगा। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे छोटे एटम्स जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं डीप ब्लॉक एलिमेंट्स को उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। 30 MCQs द फॉर्मूला ऑफ एस्टर इज, एस्टर होता है RCOOR हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट है। 31 है, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ 30 कार्बन एटम्स। अगर किसी जो है वो हाइड्रोकार्बन में 30 कार्बन एटम है तो उसमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे, तो ये हमारे पास इसको याद करना पड़ेगा आपको, 4 बिलियन आइसोमर्स बनेंगे अगर 30 कार्बन एटम होंगे। तो ये भी हमारे पास पंजाब बोर्ड सही है वैसे कि हम नंबर याद नहीं रखते हैं कि 30 कार्बन एटम कितने होंगे, तो वो 4 बिलियन असल में होंगे, दिस यू नीड टू रिमेंबर। 32 है, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू डैश। तो एलिसाइक्लिक जो होता है वो नॉन बेंजोइड्स होते हैं, तो ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड से बिलोंग करते हैं। इन्हीं को हमारे यहाँ सिंध बोर्ड में इसको कहा जाता है होमोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक को हम लोग सिंध बोर्ड में होमोसाइक्लिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 है, मीथेन गैस इज आल्सो नोन एज डैश। मीथेन गैस को और क्या कहा जाता है, चैप्टर 7 से ये है सेकेंड ईयर में, तो मीथेन गैस को मार्च गैस भी कहते हैं, ये दलदली इलाकों से निकलती है। 34 है, इफ़ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द चेन, डबल बॉन्ड इज गिवन द डैश। अगर डबल ट्रिपल दोनों बॉन्ड अगर मौजूद हों चेन के अंदर तो डबल बॉन्ड को लोअर नंबर दिया जाएगा, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग को। चैप्टर 7 का नोमेनक्लेचर से ये है टॉपिक। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन बाय कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये भी चैप्टर 7 है, तो कैक्यूल क्या एक्सप्लेन नहीं करता था, हेक्सागोनल पेनल स्ट्रक्चर ये एक्सप्लेन करता था वो, अनसैचुरेशन भी एक्सप्लेन करता था वो, प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड भी ये बताता था, लेकिन द यूजुअल सैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ बेंजीन वो ये नहीं बता सकता था, तो वो बाद में रेजोनेंस मॉडल से समझ में आया। 36 है, इन जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड आर एक्स रिप्रेजेंट्स, चैप्टर 8 से ये है। तो अल्काइल हैलाइड्स के जब जनरल फार्मूला लिखते हैं तो एक्स क्या शो करता है, एक्स शो करता है हमारे पास हैलोजेंस को, भी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। 37 MCQs है, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो जब अल्काइल हैलाइड्स को अल्कोहल से हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, मतलब ROH है, इस ROH दिस इज कॉल्ड अल्कोहल, ठीक है, और इससे अगर हमें बनाना पड़ता है अल्काइल हैलाइड्स को, मतलब RX को बनाना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर हम कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिंक क्लोराइड, पायरिडीन, सोडियम क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो देखो अल्कोहल से जब हम इसको बनाते हैं तो वैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड, कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो कैटलिस्ट तो हम वैसे थायोनिल क्लोराइड को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं होता है SOCl2, तो कैटलिस्ट के तौर पर जिंक क्लोराइड को ZnCl2 को इस्तेमाल किया जाता है। 38 है, CH3 CH2 CCl2 CH3 इज कॉल्ड डैश। यहाँ पर देखिए 1 2 सेकंड थर्ड कार्बन पर 2 Cl अटैच है, ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पर 2 Cl अटैच है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से भी
सॉरी फर्स्ट सेकंड कार्बन से 2 Cl अटैच है यहाँ पर, तो ये 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन यहाँ पर ये नाम इसका बन जाएगा। 39 है द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 ऑफ द हाइड्रोजन बाय वाटर ऑफ बाय अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड एज डैश। तो वाटर आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है HOH, ठीक है। तो फिर HOH में से एक H को हटाकर अगर आप R लगा दोगे ये हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, ROH। 48 द अल्कोहल्स इन विच द कार्बन एटम इज अटैच टू OH ग्रुप इज फर्दर अटैच विथ 2 कार्बन एटम। मतलब कह रहे हैं कि वो अल्कोहल जिसमें कार्बन एटम जो कि OH ग्रुप से अटैच होगा, तो OH ग्रुप हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ कह रहे जो कार्बन एटम है वो फर्दर 2 और कार्बन एटम से अगर अटैच हो जाए, अगर 2 फर्दर और कार्बन एटम से अटैच हो जाए तो ये अल्फ़ा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल आ गए, ये सेकेंडरी अल्कोहल्स हमारे पास कहलाएंगे, जिनको हम लोग जो है वो एक और नाम कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं दैट आर कॉल्ड एज 2 डिग्री अल्कोहल। तो उन्हीं को 2 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है। 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल डज नॉट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्टेड विथ पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपको पता है कि जो टर्शरी हमारे पास होता है स्ट्रक्चर, टर्शरी अल्कोहल उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, तो ये प्राइमरी है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये भी प्राइमरी है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये सेकेंडरी है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये टर्शरी है। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो टर्शरी होगा 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री अल्कोहल्स की हमारे पास ऑक्सीडेशन नहीं होती, 1 डिग्री की ऑक्सीडेशन होती है, तो ये हमारे पास हमें एल्डिहाइड जनरेट करते हैं। 2 डिग्री वाले ऑक्सीडाइज होकर कीटोन जनरेट करते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ मोर स्टेरिक हिंट्रेंस। 42 है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कैन बी कैटेलाइज्ड बाय, तो वो एसिड बेस दोनों से कैटेलाइज हो सकते हैं, ठीक है। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रेजेंट इन कैम्फोर एंड मैंथोन। ये 2 कंपाउंड्स हैं, कैम्फोर और मैंथोन है। तो देखिए इसमें ओन आ रहा है लास्ट में, तो ओन आपको पता है कीटोन्स में आता है, तो इन दोनों में कीटोन्स होता है फाइनली। 44 है साइनोहाइड्रिन व्हेन रिएक्ट्स विथ मिनरल एसिड प्रोड्यूसेस डैश। तो ये आगे भी मैंने आपको इससे पहले कराया था असेंबल पेपर में कि जब साइनोहाइड्रिन्स का रिएक्शन मिनरल एसिड के साथ होता है, साइनोहाइड्रिन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन की एक तरफ आपके पास जो है वो OH आ जाए, हाइड्रोक्साइड आ जाए, जबकि दूसरी तरफ आपके कार्बन पे CN आ जाए, साइनाइड आ जाए, तो वो साइनोहाइड्रिन है। जब हम इसकी करेंगे मिनरल एसिड से, मतलब रिएक्शन करेंगे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करेंगे, तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास जनरेट होता है। 45 है द कंपाउंड्स हैविंग COH ग्रुप आर कॉल्ड एज डैश, तो उनको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो मिथेनोइक एसिड है वो मोनोकार्बोक्सिलिक है, ऑक्सिलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक है, ग्लूटेरिक भी डाइकार्बोक्सिलिक है, एडिपिक भी डाइकार्बोक्सिलिक है। मिथेनोइक एसिड होता है आपके पास फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOH, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही COH ग्रुप अटैच होता है, और जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक ही COH ग्रुप की अटैचमेंट हो उसको हम लोग कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। 47 है विच टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। किस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस से। ये असल में ये हमारे पास गलत MCQs है। MCQs में असल में ये होना चाहिए था, ये पंजाब बोर्ड से लिया गया है, लेकिन ये आंसर्स इसमें अलग हैं और क्वेश्चन इसमें डिफरेंट है। ये देखिए इस तरह से ये पंजाब बोर्ड की बुक है पेज नंबर 252 पर कि इट मे बी नोटिस दैट एसिड प्रोड्यूस्ड हैज़ 1 कार्बन एटम मोर देन ओरिजिनल अल्काइल हाइड, कि जब अल्काइल हाइड का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से किया जाता है तो जो हमारे पास जो नाइट्राइल जनरेट होता है उसमें एक कार्बन ज़्यादा होता है RX से। तो ये सवाल ही गलत है। अगर ये कहना चाहिए था कि जब RX का रिएक्शन KCN से करते हैं तो फिर क्या प्रोड्यूस होता है, तो वो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसमें एक कार्बन ज़्यादा हो, वरना ये ऊपर वाले रिएक्शन भी अगर आप देखें यहाँ पर इस रिएक्शन के बारे में जैसे कि बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी भाई, ये नाइट्राइल्स की, तो हमें डायरेक्टली जितने कार्बन नाइट्राइल में होते हैं उतने ही कार्बन वाला हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ये हमारे पास ये गलत MCQs हो गया, ठीक है जी। इसमें सारे ऑप्शन में यही चीज़ है कि इसमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन है, ये हो सकता है। एसिड्स हैविंग 1 कार्बन मोर देन द स्टार्टिंग मटेरियल, ये भी नहीं हो सकता। लेस देन स्टार्टिंग मटेरियल का 1 कार्बन, ये भी नहीं हो सकता। अल्फा हाइड्रोक्सी, ये चारों ही प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इस तरह 48 भी गलत MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स। ठीक है, हर प्रोटीन में कार्बन होगा, नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, ये सब में होता है। सिर्फ सल्फ़र जो होता है वो सब में नहीं होता।
तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन में आंसर में दिया हुआ है सी, मतलब नाइट्रोजन दिया हुआ है, बट और कार्बन ऑक्सीजन भी तो लाजमी होगा प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है। प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड से बनते हैं, अमाइनो एसिड के अंदर कार्बन ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। 49 है, विच एंजाइम इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। कौन सा एंजाइम जॉन्डिस की डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है? ये आपको याद करना पड़ेगा, अल्कलीन फॉस्फेटेस एंजाइम है, एज लास्ट में आ रहा है, तो ये हमारे पास एंजाइम है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं जॉन्डिस की डायग्नोसिस के लिए। ये भी पंजाब बोर्ड से, सिंध बोर्ड से नहीं है। तो 50 है, लास्ट एमसीक्यूज है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिएक्शंस आर डैश। तो ज़्यादातर एंजाइम रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज़ ये मैंने आपको यहाँ पर बताएं, सॉल्व किया इसको, ठीक है। ये जो पीएमसी की तरफ से केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर नंबर 1 दिया गया था, तो उसका ये सॉल्यूशन था, और इसका पीडीएफ भी मैंने इसके सॉल्यूशन का जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये सब आप तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक आपके टेस्ट के लिए। और अगर आपको मेरे ये लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सनद जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।